देखिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर 12th बायोलॉजी लेसन अपना 25 यानी मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानव उत्सर्जन के बारे में 2 पार्ट में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं और आज का जो अपन देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र का, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? यह पार्ट है 3rd। तो मानव उत्सर्जन में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूं कि जो पार्ट होता है उसका अर्थ अपने को पता होना चाहिए। तो उत्सर्जन से संबंधित जानकारी मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी एक छोटे से रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है त्याग करना। तो यहाँ पर अपन मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर के अंदर बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए शरीर में एक तंत्र पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। और इसके जो क्रिया होती है, बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सहायक अंग होते हैं इस क्रिया में, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। तो उत्सर्जन की तो बात अपन क्या करते हैं? नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट को शरीर से त्यागना, शरीर से त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए जो तंत्र जिम्मेदार होता है वह कौन सा होता है? उत्सर्जन तंत्र होता है। और जो अंग कार्य करते हैं इसमें, वह अंग क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब उत्सर्जी अंग में अपन ने देखे थे कौन कौन से थे? वृक्क उत्सर्जी अंग था। वृक्क के अलावा जो अपन ने देखा था, मूत्र वाहिनी उत्सर्जी अंग में आते हैं। मूत्राशय जो है वह उत्सर्जी अंग में शामिल है। और लास्ट में अपन कहते हैं मूत्र मार्ग। ये 4 मुख्य पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं किसके? उत्सर्जन तंत्र के, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। यहाँ पर अपन ने चर्चा भी कर ली थी। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अगर अपन ने देखे थे तो मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये 3 मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की अपन ने क्या की थी? बात भी की थी। जीवों के द्वारा इन्हें त्यागा जाता है। अमोनिया हानिकारक होता है, इसलिए इसको त्याग करने के लिए मैंने बताया था अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जलीय जीव इसका त्याग करते हैं। जो प्राणी अमोनिया का त्याग करते हैं अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं और उनके उत्सर्जन प्रक्रिया अमोनोटेलिज्म कहलाती है। दूसरा यूरिया था, तो यूरिया को त्याग करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं और उनकी क्रिया यूरियोटेलिज्म कहलाती है। यूरिक अम्ल का त्याग करने वाले जीव जो होते हैं वह यूरिकोटेलिक कहलाते हैं और उनकी उत्सर्जन क्रिया क्या कहलाती है? यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। तो इन तीनों के बारे में अपन ने देख लिया था। फिर इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, डायग्राम बनाकर देख लिया था। फिर आज जो अपन चर्चा करेंगे ना स्टूडेंट्स, वह किसकी करेंगे? वृक्क की आंतरिक संरचना। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वह वृक्क की आंतरिक संरचना, यानी कि नॉर्मल जब अपन ने वृक्क का जो इस प्रकार से अपन ने यह प्रस्तुत किया था, ये तो अपना क्या था? उत्सर्जन तंत्र में मैंने आपको बताया था। ये तो उत्सर्जन तंत्र में अपन ने शामिल किया था। एक रफली सा डायग्राम बनाकर ही बता रहा हूँ आपको। ये अपना उत्सर्जन तंत्र इस प्रकार से अपन ने देखा था। तो अब इसी को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो यह वृक्क था, इसी की आंतरिक संरचना का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, यहाँ पर अपन ने देखते हैं। रफली डायग्राम है इसलिए ज़्यादा सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लीजिए इस प्रकार से, यहाँ से ये स्ट्रक्चर, ये अपन कहते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना, यानी वृक्क की जो संरचना होती है वह अपन ने देखी थी कि सेम बीज की आकृति की मानी जाती है। सेम का जो बीज आता है उसकी आकृति की अपन देखते हैं वृक्क की संरचना
होती है। अब इसके अंदर देखिए, इस प्रकार से अपन ने देखे हैं कि ऐसे अगर आपने डायग्राम देखा है तो अंदर अपने को ये संरचनाएं जो होती है वह देखने को मिलती है। इस प्रकार से अपन दिखने में डायग्राम हार्ड लगता है, लेकिन बनाने में काफ़ी इजी डायग्राम है, आसानी से अपन इसे बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपको इजी लगता है लेकिन हमें तो हार्ड लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर प्रैक्टिस करें तो सबके लिए यह इजी है। फिर इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इसके अंदर पिरामिड्स होते हैं। इनको अपन किससे जोड़ रहे हैं, वृक्क की बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है, बाहरी भित्ति, उससे इनको जोड़ा जा रहा है। ये पिरामिड्स को अपन ने बाहरी भित्ति से जोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो कि जो वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है उसको मैं मुख्य रूप से बताऊंगा कि दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। वृक्क की आंतरिक संरचना जो होती है अपन जो बात कर रहे हैं तो उसको मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग होते हैं, एक तो कहलाता है इसका कॉर्टेक्स भाग, एक तो कौन सा कहलाता है, कॉर्टेक्स भाग कहलाता है, और दूसरा जो होता है वह होता है मेडुला भाग, जिसे अपन क्या कहते हैं, मध्यांश के नाम से जानते हैं। तो कॉर्टेक्स या मेडुला जो भाग होता है, इससे पहले अपन देखते हैं कि यह चारों तरफ जो अपने को यह पार्ट जो दिखाई दे रहा है बाहरी भाग, यह क्या कहलाता है, एक तरह से इसका वल्कुटीय भाग कहलाता है। वृक्क अपन मान सकते हैं कि संरचना कहलाती है, या वृक्क कैप्सूल के नाम से अपन जानते हैं। वृक्क का बाहरी भाग या वृक्क का आवरण इसे मानते हैं। तो ये तो क्या हो गया, अपने वृक्क आवरण के नाम से इसे जानेंगे। ये तो हो गया वृक्क का आवरण भाग। अब जो बाहरी जो भाग होता है ना, कॉर्टेक्स कौन सा भाग होता है, इसका बाहरी भाग होता है। कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है, जबकि जो मध्यांश होता है या मेडुला वह कौन सा होता है, आंतरिक भाग होता है। तो यह जो भाग होगा यह अपन देखेंगे बाहर की तरफ, यह कौन सा भाग हो जाएगा, कॉर्टेक्स भाग हो जाएगा। इससे कॉर्टेक्स भाग में अपन देखते हैं कि कॉर्टेक्स भाग के अलावा जो यह पिरामिड्स वगैरह धसे हुए हैं, ये पिरामिड्स अपन देखेंगे कि यह मध्यांश का बाहरी भाग होता है, उसमें पाए जाते हैं। तो ये पिरामिड इसमें उपस्थित होते हैं। पिरामिड अपने को वृक्क की आंतरिक संरचना में दिखाई देते हैं। फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से ये संरचना भी अपने को देखने को मिलती है। ये तो यहाँ पर यह जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, ये क्या होते हैं, बर्टीनी स्तंभ अपने को देखने को मिलते हैं। बर्टीनी स्तंभ अपन इन्हें कहते हैं, बर्टीनी स्तंभ के नाम से अपन इन्हें जानते हैं। बर्टीनी स्तंभ के बाद में अपन देखते हैं कि यह जो मध्य जो भाग आएगा, यह जिसमें ये खुलते हैं उसे क्या कहते हैं, कैलिक्स के नाम से अपन जानते हैं। यह कैलिक्स भाग कहलाता है। और यह जो अंदर वाला जो भाग होता है उसे अपन ने क्या नाम दिया था, मध्यांश या मेडुला नाम दिया था। यहाँ पर अपन कहेंगे कि एक जैसे ये मैंने बना दी, यह आकर क्या खुल रही है, यहाँ पर एक धमनी आकर खुलती है, तो इसे क्या नाम दे दिया जाएगा, यहाँ पर वृक्क धमनी अपन ने कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, वृक्क धमनी हो जाएगी। और यह जो गड्ढेनुमा जो भाग है पूरा अपने को दिखाई दे रहा है, इसे अपन क्या कहेंगे, हाइलम भाग कहते हैं। और यह जो भाग होगा वह कौन सा होगा, मूत्र वाहिनी भाग होता है। ये अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं आंतरिक संरचना पाई जाती है। बाहरी जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है सबसे बाहर, वह तो इसका आवरण हो गया। फिर उस आवरण के पास में जो बाहरी भाग है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है कॉर्टेक्स, या अपन मानते हैं कि वल्कुट के नाम से इसे जानते हैं। कॉर्टेक्स या वल्कुट के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसे वल्कुट भी कहते हैं, कॉर्टेक्स को ध्यान रखना।
दूसरा जो होता है मेडुला या मध्यांश, जो आंतरिक जो भाग पाया जा रहा है बीच में, वह कहलाता है इसका मध्यांश भाग। अब सबसे पहले अपन जो चर्चा करने वाले हैं ना, वह किसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके कॉर्टेक्स जो भाग होता है ना, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए कॉर्टेक्स या मेडुला से बाहर की तरफ अपन देखें तो सबसे बाहर तो क्या आ गया, वृक्क आवरण आ जाता है। उस वृक्क आवरण के बाद में अपन बात करेंगे कॉर्टेक्स भाग की। तो कॉर्टेक्स जो होता है वह बाहरी भाग होता है। अब जो ये कॉर्टेक्स भाग होता है ना, ये कैसा दिखाई देता है, इसकी विशेषता होती है कि यह कणिका में दिखाई देता है। कणिका में दिखाई देता है, कण से कण दिखाई देते हैं। अब कणिका में दिखाई देने का कारण क्या होता है, इसके अंदर किसकी उपस्थिति होती है, मेलपीगी काय की क्या होती है, उपस्थिति होती है। यानी मेलपीगी काय उपस्थित होने के कारण ही यह भाग कैसा दिखाई देता है, कणिका में दिखाई देता है। अब मेलपीगी काय क्या होता है, तो मेलपीगी काय में आपको बताऊंगा कि एक अपने नाम आता है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, जिसे अपने कहते हैं। उस वृक्क नलिका के बारे में यहीं पर देख लीजिए, जैसे अपन ने डायग्राम वगैरह बहुत देखे होंगे छोटी क्लासों में। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक जो संरचना अपने को दिखाई देती है, ये इसका ग्रीवा भाग। तो इससे में अपन देखते हैं कि यह क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का गुच्छा होता है, सामान्य तौर पर केशिकाओं का गुच्छा होता है। ये नेफ्रॉन का ऊपरी भाग, जिसे अपन क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, केशिका गुच्छ कहते हैं, या ग्लोमेरुलस के नाम से अपन इसे जानते हैं। फिर यह जो प्याले नुमा जो भाग होता है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो केशिका गुच्छ और बोमन संपुट होते हैं ना, इसी को अपन सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, मेलपीगी काय या मेलपीगी कोष के नाम से जानते हैं। यह संरचना किसकी बना रहा हूं मैं, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की बना रहा हूं, जो अपन देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है। अभी इसमें अपन देखते हैं कि यह संरचना आगे इस प्रकार से और डिवाइड होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, यह जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम समीपस्थ कुंडलित भाग के नाम से जानते हैं। यह जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम समीपस्थ कुंडलित भाग के नाम से जानते हैं। फिर यह यहाँ पर इस प्रकार से यू आकृति की एक संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनले के लूप से जानते हैं। फिर यह इस प्रकार से मुड़ी हुई स्ट्रक्चर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और यह जाकर किस में खुलती है, एक संग्रह नलिका में अपन मानते हैं जाकर खुलने का कार्य करती है। तो यह भाग तो आपको बता दिया केशिका गुच्छ होता है, यह भाग जो होता है बोमेन संपुट होता है। दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, मेलपीगी काय कहते हैं। यह जो पार्ट होता है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से अपन जानते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप। यह भाग जो आ जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और यह जो नलिका होगी वह कौन सी होगी, संग्रह नलिका कहलाती है। यह डायग्राम किसका है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। अब इस डायग्राम को डिटेल से अपन तब पढ़ेंगे जब अपन नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे। यहाँ पर तो ये नाम आ गए थे, इसलिए आपको बताना जरूरी था मेलपीगी काय क्या होता है। अब इसके अलावा अपन देखेंगे इसका जो रंग होता है वह गहरा लाल रंग होता है। कॉर्टेक्स का जो रंग होता है गहरा लाल रंग जो पाया जाता है, कॉर्टेक्स भाग का अपन देखते हैं गहरा लाल रंग पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अपन देखते हैं क्या पाए जाते हैं, बर्टीनी के स्तंभ पाए जाते हैं, बर्टीनी के स्तंभ पाए जाते हैं। ये अपन ने देखे थे, बर्टीनी जो स्तंभ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, ये बर्टीनी स्तंभ जो है ये इसी भाग में अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से बर्टीनी स्तंभ अपन देखते हैं, मेलपीगी काय की इसके अंदर उपस्थिति होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉर्टेक्स भाग में नेफ्रॉन के कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसमें मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं। एक तो अपन ने देखा था कौन सा, मेलपीगी
काय पाए जाते हैं। अब मेलपीगी काय किसे कहते हैं? तो मेलपीगी काय का मतलब होता है ग्लोमेरुलस प्लस बोमने संपोर्ट, यानी कि इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं? मेलपीगी काय या कोष के नाम से जानते हैं। तो एक पार्ट तो ये पाया जाएगा। दूसरा इसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? वो होगा अपना समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वह भी इसी में पाई जाती है। और तीसरा पार्ट अगर अपन देखें तो वह होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये तीन पार्ट अपन देखते हैं किसके अंतर्गत आएंगे? कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे। तीनों पार्ट कौन से हो जाएंगे? ये पार्ट तो हो गया अपना कौन सा? मेलपीगी काय। ये जो पार्ट है ये कौन सा हो गया? समीपस्थ कुंडलित भाग। और ये कौन सा हो गया? अपने दूरस्थ कुंडलित भाग हो जाते हैं। तो ये तीन भाग अपने को किस में देखने को मिलते हैं? कॉर्टेक्स भाग में देखने को मिलते हैं। अब बचा हुआ जो भाग होता है एक तो हेनले का लूप और एक संग्रह नलिका, तो अपने को पता है ये किस में देखने को मिलेंगे? अपने को जो सेकंड पार्ट होता है मेडुला या मध्यांश उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये वृक्क के आंतरिक संरचना का जो बाहरी जो भाग होता है कॉर्टेक्स, उसके बारे में अपने को इतना ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स जो भाग होता है वह दिखने में गहरे लाल रंग का दिखाई देता है, कणिकामय दिखाई देता है। कणिकामय दिखाई देने का कारण बताया गया, उसमें मेलपीगी काय उपस्थित होता है। मेलपीगी काय मैंने आपको बता दिया ग्लोमेरुलस के साथ में अगर क्या है? बोमेन संपुट है, तो संयुक्त रूप से उसे मेलपीगी काय कहते हैं। बर्टीनी स्तंभ इसके अंदर उपस्थित है माने जाते हैं। और तीन पार्ट वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के इसमें होते हैं। मेलपीगी काय, समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग ये पाए जाते हैं। अब जो दूसरा जो पार्ट है उसकी अपन चर्चा करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। एक बार डायग्राम नहीं मिटाऊंगा क्योंकि अभी इसमें भी काम आने वाले हैं। तो दूसरा अपन देखते हैं कि वह होता है मेडुला। मेडुला या अपन क्या कहते हैं? इसे मध्यांश के नाम से जानते हैं। पहला तो कौन सा था अपने? कॉर्टेक्स था, जिसे अपन क्या कहते हैं? वलकुट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मेडुला या मध्यांश। अब जो मेडुला या मध्यांश होता है यह क्या होता है? आंतरिक स्तर होता है। वृक्क की जो संरचना होती है ना उसका आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? मेडुला या मध्यांश से कहलाता है। अब इस आंतरिक स्तर में अपन कहते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट बच गए? एक तो यह पार्ट बचा हुआ था वृक्क नलिका का, तो अपन कहेंगे इसमें वृक्क नलिका के भाग। नलिका कितने भाग आते हैं इसमें? दो भाग आते हैं। कौन कौन से? एक तो हेनले का लूप जो भाग होता है वह इसके अंदर आता है। और दूसरा जो ये लंबी जो नलिका थी ना जिसे अपन ने क्या नाम दिया था? संग्रह नलिका। यह भी किसका भाग अपन मानते हैं? वृक्क नलिका का ही भाग माना जाता है। तो ये दो अपन कहते हैं कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं कि जो मध्यांश या मेडुला जो भाग होता है उसके बाहरी भाग में क्या पाए जाते हैं? पिरामिड धसे रहते हैं। बाहरी भाग में पिरामिड जो होते हैं वह धसे रहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी ये क्या है? पिरामिड्स है। तो इसके बाहरी भाग में अपन कहेंगे कि मध्यांश में जो पिरामिड होते हैं वह धसे हुए पाए जाते हैं। अब ये जो पिरामिड्स जो धसे हुए होते हैं यह एक है पिरामिड्स अपन कह रहे हैं। ये पिरामिड्स ये किस में धसे हुए हैं? ये एक प्याले नुमा संरचना में धसे हुए हैं। पिरामिड प्याले नुमा संरचना में, प्याले नुमा संरचना में धसे हुए होते हैं। और जो प्याले नुमा संरचना होती है ना स्टूडेंट्स, उसे अपन क्या कहते हैं? कैलिक्स के नाम से जानते हैं। यह जो पार्ट है ना यह क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। इस कैलिक्स में अपन कहते हैं उपस्थित होते हैं। और जो कैलिक्स जो भाग होता है ना, ये कैलिक्स भाग ये किस में आकर खुल रहा है? इस मूत्रवाहिनी का जो अग्रभाग होता है उसमें आकर यह खुलता है। और मूत्रवाहिनी का जो अग्रभाग जो होता है उसे अपन क्या नाम देते हैं? पेल्विस के नाम से जानते हैं। मूत्रवाहिनी का आगे का जो चौड़ा कीपनुमा जो भाग होता है वह पेल्विस से कहलाता है, जिसमें कैलिक्स खुलता है। और पेल्विस भाग जो होता है वह किस में खुलता है? अपन देखते हैं मूत्रवाहिनी के अंदर खुलने का कार्य करता है। तो ये अपने को मुख्य रूप से इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है
मुख्य इतना ही ध्यान रखना है कि मेडुला जो भाग होता है इसका भीतरी भाग होता है। इसमें वृक्क नलिका के दो पार्ट आएंगे, हेनले का लूप और संग्रह नलिका को शामिल किया गया है। इसका जो बाहरी जो भाग होगा उसके अंदर पिरामिड्स पाए जाएंगे और ये पिरामिड जो होते हैं एक प्याले नुमा संरचना के अंदर धसे हुए होते हैं। उस प्याले नुमा संरचना को नाम दिया गया केलिक्स। केलिक्स किस में धसे हुए हैं? यह जो संरचना है पेल्विस, जो मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग कीपनुमा है, उसमें धसे हुए रहते हैं। और यह पेल्विस किस में खुलने का कार्य कर रही है? मूत्रवाहिनी में खुलने का कार्य होता है। तो यह संरचना कौन सी थी इसकी? यह संरचना अपन देखते हैं कि इसकी 2 नंबर की जो संरचना थी वह थी मध्यांश मेडुला की अपन ने बात की है यहाँ पर। अब इसके अलावा अपन ने जब बात कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र की, तो कई कमेंट्स में कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर उत्सर्जन क्रिया के अंदर मानव जो मूत्र होता है उसका त्याग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था मानव के द्वारा सामान्य तौर पर एक बार में कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है? तो ध्यान रखना, मानव के द्वारा स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके द्वारा एक बार में मूत्र त्याग की अगर बात करते हैं तो लगभग 300 ml तक अपन कहते हैं मूत्र त्याग किया जाता है। और अगर एक दिन की अगर अपन बात करते हैं मूत्र त्याग तो लगभग 1.5 लीटर तक अपन मूत्र त्याग किया जाता है। इसके पश्चात पूछा गया था कि सर जो मूत्र का जो रंग होता है, पीलापन जो आता है, वह किसके कारण आता है? तो यह एक वर्णक आता है, यूरोक्रोम वर्णक, उसकी उपस्थिति के कारण अपन कहते हैं मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला अपने को देखने को मिलता है। तो ये बात थी अपने मूत्र से संबंधित। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बता दिया था नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो होते हैं वह पाए जाते हैं। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत भाग में देखने को मिलता है। तो इतना अपन ने देख लिया था वृक्क की आंतरिक संरचना में। अब आगे का जो डायग्राम होगा ना वह अपना आगे का जो टॉपिक होगा वह कौन सा होगा? अपने नेफ्रॉन या वृक्क नलिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृक्क नलिका या जो नेफ्रॉन होता है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो वृक्क नलिका या नेफ्रॉन क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। तो सबसे पहले तो इसके डायग्राम जैसे अभी बनाया था, दोबारा डायग्राम सबसे ऊपर की तरफ इस प्रकार से अपने को एक प्याले नुमा जो संरचना होती है वह देखने को मिलती है। ये अपन देखते हैं कि प्याले नुमा संरचना पाई जाती है। यह इस प्रकार से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती। अब जो ये प्याले नुमा जो संरचना होती है ना स्टूडेंट्स, इस संरचना को अपन क्या कहते हैं? बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल के नाम से इसे जानते हैं। इस प्याले नुमा संरचना में इस प्रकार से रुधिर वाहिनियों का एक गुच्छा पाया जाता है, केशिकाओं का गुच्छा, जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं या ग्लोमेरुलस के नाम से हम इसे जानते हैं। और जो केशिका गुच्छ और बोमन संपुट जो होते हैं दोनों, इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है मेलपीगी काय या मेलपीगी कोश कहते हैं। फिर यह जो इस प्रकार से भाग होता है नीचे, ये कहलाता है इसका ग्रीवा भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? ग्रीवा भाग। फिर अपन देखते हैं इस प्रकार से यह जो मुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर है आ जाती है, इसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग। कौन सा भाग होता है ये? समीपस्थ कुंडलित भाग या समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से इसे जानते हैं। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका हम इसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यह जो होती है इस प्रकार से यू आकृति की क्या होती है? मुड़ी हुई मानी जाती है। मुड़ी हुई मानी जाती है। और इस प्रकार से यहाँ तो अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार से होगी और यहाँ से फिर इस प्रकार से वापस से यह मुड़ी हुई देखने को मिलती है। यही इस प्रकार से अपन इसे दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये जाकर किस में खुलती है? एक संग्रह नलिका जो होती है
उसमें हम मानते हैं कि यह क्या करती है, खुलने का कार्य करती है। ये लीजिए, ये होती है संग्रह नलिका। तो ये समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया, ये हेनले का लूप हो गया। अब हेनले का जो लूप होता है इसके दो भाग होते हैं। यह जो भाग होता है यह तो कहलाता है इसका अवरोही भाग। अवरोही का मतलब घटते क्रम में तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यह इधर वाला क्या कहलाएगा, आरोही भाग कहलाएगा। ये हम देखेंगे। यह जो भाग होता है यह कौन सा होगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका या दूरस्थ कुंडलित भाग अपन इसे मानेंगे। यह जो भाग होगा वह होगा इसका संग्रह नलिका भाग कहलाता है। अब इसके अंदर दो प्रकार की धमनियां भी आती है। जो ब्लड को लेकर आती है वह तो यहाँ पर कौन सी होगी, जैसे हम कहते हैं जो ब्लड को लेकर आ रही है वह तो कौन सी कहलाती है, अभिवाही धमनिका कहलाती है। जो ब्लड को लेकर आती है अभिवाही धमनिका। और जो हम कहेंगे यहाँ से ब्लड को वापस लेकर जाती है वह कौन सी होती है, अपवाही धमनिका कहलाती है। फिर अपन मानते हैं इसके चारों तरफ इस प्रकार से जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनका क्या पाया जाता है, एक जाल सा बना हुआ रहता है। अपन डायग्राम देखते हैं तो पूरा इस प्रकार से चारों ओर से जाल सा बना हुआ रहता है। तो यह जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है यह किसकी होती है, वृक्क की आंतरिक संरचना होती है। और यही संरचनाएं किस में पाई जाती है, वृक्क की आंतरिक संरचना में पाई जाती है। यानी कि वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है, जो उत्सर्जन में सहायक होती है, वह क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और इसी नेफ्रॉन या वृक्क नलिका के द्वारा अपन मानते हैं कि छनन की प्रक्रिया होती है। रुधिर का जो छनन होता है वह प्रक्रिया होती है। और किसका निर्माण होता है, अपशिष्ट के रूप में मूत्र निर्माण का कार्य होता है। और मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होती है, आपकी नेफ्रॉन या वृक्क नलिका जो होती है वह उसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो आज के वीडियो में तो अपन इतना ही देखेंगे। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, वृक्क की जो ये आंतरिक संरचना है इसके जो मुख्य भाग है उन सब का वर्णन करेंगे। मुख्य भाग कौन कौन से हो गए इसके, मेलपीकी काय जिसमें केशिका गुचोर, बोमेन संपुट, फिर ग्रीवा भाग, समीपस्थ कुंडलित नलिका भाग, फिर हेनले का लूप। इसके दो भाग बताए हैं, यह अवरोही भाग और ये कौन सा, आरोही भाग। यह दूरस्थ कुंडलित नलिका और यह कौन सी है, संग्रह नलिका है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब अगला वीडियो अपन पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक बात कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं कि अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो घर पर बैठकर अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए, नोट्स वगैरह बनाइए। और जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या कहेंगे और क्या कहेंगे, तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें होती है तो। मैं लगातार कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने की, फिर भी यह डिमांड आती है कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो अगर बाई चांस एक दो दिन वीडियो आपको नहीं मिल पाते हैं तो उसमें कई निजी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मेरी आपसे ज़्यादा कोशिश होती है कि डेली आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।